जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित कुल 220 प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे ताकि आपको 220 प्रश्नों का जो है उत्तर की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। सौर प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी है J.L. बेयर्ड, ऑप्शन नंबर सी है कोपरनिकस और डी है केपलर। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। पहला का उत्तर याद हो गया। चलिए सवाल नंबर दूसरा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रह, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी पुष्टल तारा। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। चलिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा हो गया आपको, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी है सौर तारा। ऑप्शन सी है सौर तारा। ठीक है, तो आपका जो है देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी ग्रह के यानी ग्रह के चारों ओर जो भी घूर्णन करते हैं या परिक्रमा करते हैं उसको कहते हैं उपग्रह। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो किस याद दिया हुआ, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अब सवाल आता है 4 का। अब आता है सवाल 4 का। 4 में क्या है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है आपका जो है केपलर, ऑप्शन नंबर सी है कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी है गैलीलियो। तो 4 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा केपलर, बी। ठीक है, तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया।
ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। अब सवाल आता है 5 का, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह हैं? पहले तो 9 था, बौने ग्रह को हटा दी गई है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल 8 ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए में 7 है, ऑप्शन नंबर बी में 8 है, ऑप्शन सी 5 है और डी में कितना है? 6 है। तो आपका जो है 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अब सवाल नंबर आता है 6। सवाल नंबर 6 में है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए है, बी में है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, सी में है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, डी में है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो आपका जो है 6 का जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार से जो है कुल 8 ग्रहों का नाम पूछा जाएगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, लेकिन इसमें 4 ही दिया है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बी में है बुध, पृथ्वी, तो गलत हो गया। सी में है बुध, मंगल, गलत हो गया। डी में है बुध, मंगल, गलत हो गया। इसलिए क्या है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसमें 4 और जोड़ देंगे, पृथ्वी, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर जो आ रहा है सवाल नंबर 7 का, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी से, किससे? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। बी में है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। उसके बाद सी में है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। उसके बाद है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। तो इस ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बी हो गया, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सही कौन सा है? तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। मतलब ये चारों जो है दिन का ही नाम है, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह सही है? तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, अब चलते हैं 8 सवाल में। 8 सवाल में होगी आपका आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। आकार के अनुसार, ठीक है, छोटा बड़ा जो आकार होता है उसके अनुसार से सौर मंडल का ग्रहों का अवरोही क्रम में क्या है? ग्रहों का अवरोही सवाल नंबर 8 में आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों को अवरोही क्रम में यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति, शनि,
वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। ये गलत है। सी में हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। ये भी गलत है। बृहस्पति डी में है कि आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। वैसे भी जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को जो है बाहरी कहा जाता है, बुध, शुक्र। चलिए, आकार के अनुसार से सौरमंडल के ग्रहों का उपग्रह क्रम सही कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, नीहारिका। ठीक है। तो 9 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका 9 का हो जाएगा नीहारिका। ठीक है। यानी कि सौरमंडल का भाग नहीं है नीहारिका। ठीक है। क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु सौरमंडल का भाग है, ग्रह भी सौरमंडल का भाग है, लेकिन नीहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ये 9 प्रश्न का उत्तर जो है अभी तक जान गए हैं। अब चलते हैं कि हम सवाल आपका आ जाता है अब क्या है कि सवाल नंबर आपका आ जाता है 10 का। 10 का हो गया तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? पृथ्वी ए में है पृथ्वी से सवाल नंबर क्या है कि पृथ्वी से समूहदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति। पृथ्वी से समूहदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति। बी में है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। सी में है हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। डी में है अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। तो अब बताइए कि आपका जो है कौन सा सही है? आपका जो है तारामंडल क्या है? तो तारामंडल क्या है? तो तारामंडल जो है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। पृथ्वी से क्या है? समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का जो है आंसर आपका हो गया आपका बी। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 11। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ए में है 87, बी में है 88, सी में है 89, डी में है 90। तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या होती है 89 यानी कि 89। ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं? 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। सवाल नंबर अब आता है 12। सवाल नंबर 12 में है कि निक्स कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स पर्वत किस ग्रह पर? निक्स क्या है? निक्स कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? जल्दी से बताइए। निक्स कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है?
निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आपका जो है सवाल नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी से बता सकते हैं आप सभी। तो सवाल नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, मतलब कि मंगल ग्रह। ठीक है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया पर्वत निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितने हैं? 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितने हैं? 4 है। 13 का हो गया आपका बी ऑप्शन। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। 14 में हो गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह है। ठीक है, बुध, शुक्र। देखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है, तो 4 कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इसमें जो है दिया हुआ है कि कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, तो शनि हो गया आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, शनि क्या है कि पार्थिव ग्रह नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि नहीं है। और पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। 4 कौन कौन से है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। अब चलते हैं कि सवाल नंबर 15, बाह्य ग्रह या बृहस्पति संदृष्ट ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति संदृष्ट ग्रहों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4, 3। 6, 5, 4, 3। ए में है 6, बी में है 5, सी में है 4, डी में है 3। तो 15 का जो हो जाएगा आपका 4 होती है। बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृष्ट ग्रहों की संख्या 4 होती है। तो कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बाहरी ग्रह कौन 4 से होते हैं? तो 4 होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब यह पूछ रहा है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में बृहस्पति सदृष्ट ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। शनि, अरुण, वरुण, मंगल। तो 16 को हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर मंगल। ठीक है, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बृहस्पति सदृष्ट ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सी ग्रह सम्मिलित नहीं है? तो मंगल। यानी कि बृहस्पति सदृष्ट ग्रह हो गया बाहरी ग्रह, जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं, जिसमें जो है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन सी ग्रह नहीं है? मंगल नहीं है। तो यहाँ पर बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन नहीं है? तो मंगल नहीं है। अब चलते हैं सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? बुध और शुक्र, बी में पृथ्वी और शुक्र, सी में अरुण और वरुण, डी में है शुक्र और अरुण। तो 17 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण जो है वामावर्त घूमते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह चारों सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यानी कि कुल 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रहों जो है 8 ग्रहों में 6 ग्रह है जो सूर्य के वामा मतलब बायां घूमता है, और शुक्र और अरुण जो है वो बायां नहीं घूमते हैं, दायां घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऐसी कितने ग्रह हैं, मतलब किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण, यानी कि डी, शुक्र और अरुण जो है दायावर्त घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, और बाकी सभी ग्रह जो है
आपका बायामर्त घूमते हैं। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ऐसे कितने ग्रह हैं जो दायां घूमते हैं? 2। कौन कौन? तो शुक्र और अनु। ऐसे कितने ग्रह हैं जो वामावर्त घूमते हैं? बायां सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, बायां घूमते हैं। तो 6। तो कौन कौन? तो बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। अब क्या है कि यहाँ पर जो है 17 का हो गया, शुक्र और अरुण जो है दायावर्त घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। अब सवाल नंबर आता है 18। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को, ऑप्शन नंबर ए। 18 को हो गया ऑप्शन नंबर ए। सूर्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है धूमकेतु या उल्का या लुब्धक या अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है किसको? तो 19 का हो जाएगा आपका अभिनव तारा, डी ऑप्शन। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा को। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा को। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 20। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन, जो कि बीपीएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। सवाल नंबर 20 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन से वैज्ञानिक थे? कोपरनिकस ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सर्वप्रथम खोज की कोपरनिकस ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि कौन सी वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस ने। अब चलते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में है आपको निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य हो गया, क्योंकि मंगल, शुक्र, शनि ये तो ग्रह है, सूर्य लेकिन ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य को प्राचीन ग्रह मानते थे, सूर्य को प्राचीन ग्रह मानते थे, लेकिन वह ग्रह नहीं है। ठीक है। तो सूर्य को। अब सवाल नंबर 22 में आता है। सवाल नंबर 22 में है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन और CO2। बी में है हीलियम और ऑक्सीजन, सी में है हीलियम और नाइट्रोजन, और डी में है हाइड्रोजन और हीलियम। तो आपका जो है इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 22 का हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा डी। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए अधोमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण मंडल, डी सप्ताप समताप मंडल। ठीक है, बी क्या है? समताप मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? यानी जो सूर्य है और सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्ण मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। अब सवाल नंबर 25 है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, बी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, सी यह पूरब में स्थित है, डी इनमें से सही भी है। तो आप बताइए कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के कैसे घूमती है? पृथ्वी कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सवाल एक भी ये भी आ सकता है कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूरब घूमती है। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलिए सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में है कि नार्वे के अर्धरात्रि नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। ये आपका 26 सवाल का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो आपका जो हो जाएगा सवाल नंबर सी 21 जून। नार्वे में यानी कि नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। अब चलते सवाल नंबर 27। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर या अपसौर या अपोजी या पेरिजी। तो 27 का कौन सा सही हो जाएगा? तो अपसौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। आपको 28 का हो जाएगा ए। 28 का हो जाएगा ए। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। देखिए, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। अपसौर उपसौर, अपसौर उपसौर। अधिक हो गया अपसौर और कम हो गया उपसौर। अप माने क्या हो गया? ऊपर, मतलब अधिकतम, तो हो जाएगा आपका अपसौर। और क्या है? उपसौर। तो उपसौर मतलब हो गया नीचे, यानी कि न्यूनतम।
ठीक है। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। और अधिकतम दूरी को अपसौर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है कि आपका 29 में सवाल नंबर 29 का है कि निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य को, पृथ्वी तथा चंद्रमा को, बृहस्पति तथा सूर्य को, प्लूटो तथा सूर्य को। तो 29 का सवाल है और 29 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य की बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य की बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के औसत दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ये था ऑप्शन नंबर ए, टोटल 29 प्रश्नों का उत्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है कि आपका जो है 30 सवाल है। कौन सवाल है? 30 नंबर में। 30 में है आपका जो है मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? क्या है? साँझ प्रकाश, उदयमान सूर्य, बीसी में है बहुत चमकदार चंद्रमा, डी में है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 30 का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 में है मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, कि आर्कटिक क्षेत्र में, कि जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो 31 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक में। सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 में है सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक, ऑप्शन नंबर ए, सूर्य में एक बड़ा कल्प छेद। बी में है दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सी में है धब्बे में स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। डी में है कि इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा सी। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे में वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। धब्बे में वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? मतलब काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, मतलब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है,
इसलिए वो काला धब्बा है। तो इसलिए सूर्य में काला धब्बा क्या है, तो धब्बे के वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के काला धब्बा क्या है, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के काला धब्बा क्या है, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में आ गया आपका, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर 1 71%, अपना ऑप्शन नंबर बी 61, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी 54। तो आप बताइए कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 33 का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा ए, यानी कि 71%। ठीक है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% है। सवाल नंबर आपका 34। सवाल नंबर आपका 34 में है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो आपका न चंद्रमा तारा है, न शुक्र तारा है, न पृथ्वी तारा है। तो तारा कौन सा है, सूर्य है। तारा वो होती है जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, उसे तारा कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य में क्या है कि अपनी ऊष्मा भी है और तारा भी है। तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो सूर्य एक तारा है। तो आपको जो है 34 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलते हैं कि 35 का। 35 में हो जाएगा, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर जो है तापमान 800 डिग्री या 600 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चलते हैं कि सवाल नंबर 36, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी नियॉन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। यानी 36 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, तो हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा सतह पाया जाता है, तो हीलियम। अब चलते हैं सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 में, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 8.3, ऑप्शन नंबर बी है 7.3, ऑप्शन नंबर सी है 9.4, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 8 मिनट। वैसे होता है कि 8 मिनट 20 सेकंड होता है, इसमें दिया 8.3 दिया है। तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, 8 मिनट 20 सेकंड। यहाँ दिया 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 37 का हो गया आपका ए, 37 का हो गया आपका ए। अब 38 में चलते हैं। तो सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 में, सूर्य के सबसे पास कौन ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध है। ठीक है, कौन सा है, बुध है कि बृहस्पति है कि शुक्र है कि मंगल है। तो सूर्य का नज़दीकी ग्रह कौन सा होता है, तो बुध होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 38 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन है, बुध है। 39 में हो गया, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में बुधों की संख्या कितनी, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। यानी कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 356, 36, 88।
तो याद रखिए कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्षों में दिनों की संख्या 88 होती है। सवाल नंबर 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। चारों में से कौन सा सही होगा? तब बुध में, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। ठीक है, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो। ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपका 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बुध और शुक्र जो है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो बुध तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र ग्रहों को चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। बुध तथा शुक्र, न बुध के उपग्रह है न शुक्र के उपग्रह है। ठीक है, इसलिए जो है बुध शुक्र का जो उपग्रह है ही नहीं, तो ग्रह के चारों ओर कैसे घूमेंगे? ठीक है, ध्यान रखेंगे बुध और शुक्र के जो है कोई उपग्रह नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाते हैं? ठीक है, तो 42 का जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। बुध ग्रह जो है क्या है? सूर्य को सबसे कम समय में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बुध ग्रह सूर्य को सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। उसके बाद चलते हैं 43 का। 43 का है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो बुधे न होगा, क्योंकि जो है सबसे कम समय में लगाया तो बुधे होना चाहिए ना। तो 43 का हो जाएगा आपका ए। समझ गए? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह हो गया बुध, और सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह हो गया बुध। अब चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो 44 का हो जाएगा ए, क्योंकि ये है आपका बुध ही ग्रह। ठीक है, अब चलते हैं बुध के बाद जो है 44 का हो गया बुध ग्रह हो गया। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध। 45 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ठीक है, अब जो है चलते हैं कि सवाल नंबर जो है 45 में, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकाशीय झुकाव सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकाशीय झुकाव सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकाशीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का जो है आकाशीय झुकाव सबसे अधिक है। तो पृथ्वी, बुध, प्लूटो और शनि, तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर हो गया बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका बी। ठीक है, निम्नलिखित में किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध ग्रह को। बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। 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 सवाल नंबर जो है 46, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। कौन सा है? 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह हो गया बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह हो गया बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह हो गया बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला हो गया बुध। 47 का, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह
कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा कौन सा ग्रह है? सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र, यम। कौन सा ग्रह है? तो आपका 47 का हो जाएगा सी, 47 का हो जाएगा सी, यानी शुक्र ग्रह। सौरमंडल का शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। पृथ्वी जितना बड़ा है उतना बड़ा शुक्र ग्रह भी है। सौरमंडल का पृथ्वी और शुक्र दोनों ग्रह बराबर लगभग है। ठीक है, अब चलते हैं 48 में। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो आपका हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, इसलिए पृथ्वी और शुक्र दोनों बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो शुक्र को जो है पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। ठीक है, 49 में किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। भोर का तारा या शाम को तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। तो ये था आपका टोटल 49 प्रश्न। ठीक है, जो कि आपको 46 मिनट में लगा। सवाल नंबर 50 में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह हो गया शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। 51 में हो गया सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है? बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल, बुध तथा बृहस्पति। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य और पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा हो गया? तो सूर्य और पृथ्वी का निकटतम ग्रह हो गया आपका बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र को सूर्य तथा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन हो गया? बुध, शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन हो गया? बुध तथा शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन हो गया? बुध तथा शुक्र। 52 में चलते हैं। अब सवाल नंबर 52 का हो गया 52 का। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह को देवी की पूजा के रूप में करती है? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह। इसमें से कौन सी ग्रह है? जल्दी से बताइए। तो आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, यूरोपवासी शुक्र ग्रह को देवी की पूजा के रूप में करते हैं। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करती है। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करती है। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करती है। ठीक है, अब चलते हैं 53। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो गया शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो गया शुक्र। 54 का पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा ग्रह? पृथ्वी के
सर्वाधिक ग्रह का क्रमशः कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? शुक्र या बुध या मंगल या बृहस्पति। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा आपका शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा का नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को। 55 का हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। 56 का चलते हैं कि निम्नलिखित में से ग्रहों में से किस क्या है कि आपका जो है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों में 56 का हो गया, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो निम्नलिखित में ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है, 57 का हो जाएगा आपका सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका है कि एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृत प्राय तारा है? सुपरनोवा है। कौन सा सही होगा? तो सुपरनोवा जो है आपका हो जाएगा एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। 58 के उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पीरी या एडमंड सेन या तस्मान या जॉन केवाट? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पीरी ने की। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरी ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरी ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरी ने की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था कि वेस्पुची था कि पीरी था कि एडमंड सेन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन था। कौन था? एमंड सेन। कौन था? एमंड सेन था। ठीक है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंड सेन था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंड सेन था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन था। 60 का चलते सवाल नंबर 60। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड प्रोक्सिमा सेंचुरी है कि चंद्रमा है कि शुक्र है कि सूर्य है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है कि चंद्रमा है कि शुक्र है कि सूर्य है? सवाल नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। सवाल नंबर 61। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक, नारंगी, विषुवत रेखा, लब्ध गोलाभ से। अब 61 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका लध्वक्ष गुलाब से, लध्वक्ष गुलाब से। ठीक है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो लध्वक्ष गुलाब से, लध्वक्ष गुलाब से, लध्वक्ष गुलाब से। ठीक है। अब चलते हैं 62 में। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? सवाल नंबर 62 में हो गया। ऑप्शन नंबर 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन। तो आपको 62 का जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब 1 डिग्री प्रतिदिन। ठीक है, 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। सवाल नंबर 63। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल तो क्या कहते हैं? वर्ष भर एक समान रहती है, बी में अधिकतम होती है जबकि पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, सी में अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है, डी है न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो सवाल नंबर 63 का हो जाएगा आपका बी, सवाल नंबर 63 का हो जाएगा बी। ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जबकि पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, ऐसे याद कीजिए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो सूर्य की चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम हो जाती है। समझ गए? अब चलते हैं सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64 में क्या है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मीटर, 31 किलोमीटर प्रति मीटर, 25 किलोमीटर प्रति मीटर, 39.5 किलोमीटर प्रति मीटर। ठीक है। पृथ्वी के परिभ्रमण गति कितनी है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण गति जो है कितनी है? 64 के आपको जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए, 27 किलोमीटर प्रति मीटर। ठीक है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है 1 मिनट में 27 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, 1 मिनट में 27 किलोमीटर। पृथ्वी की परिभ्रमण गति कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 27 किलोमीटर पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। ठीक है। अब चलते हैं समान 65 में। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 2500 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की, 12,800 किलोमीटर की, 6,400 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर, 68 सी ऑप्शन। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 12,800 किलोमीटर। 66 में चलते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर
किस महीने होती है? 66 का सवाल है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान, किसके दौरान? सूर्य जब परिक्रमा करते हैं उस दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है? सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च में कि जुलाई में कि सितंबर में कि जनवरी में? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 66 का बी, जुलाई महीने में। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी जुलाई महीने में होती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी जुलाई महीने में होती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी जुलाई महीने में होते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी जुलाई महीने में होते हैं। 67 पृथ्वी की उपसौर पेरिहिलियन स्थिति किस महीने होती है? पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने होती है? 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जून, जनवरी, सितंबर, मार्च। कौन सा सही होगा? आपका जो है 67 का हो जाएगा आपका कौन सा सवाल सही? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनवरी। पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने होती है? तो जनवरी महीने में होती है। ठीक है, किस महीने में होती है? जनवरी महीने में होती है। और पृथ्वी की अपसौर क्या है? अपसौर, तो अपसौर हो जाता है जून महीने में और उपसौर हो जाता है जनवरी महीने में। ठीक है। अब 68 में चलते हैं। तारे पूरब से पश्चिम के किस कारण ज़्यादा दिखाते हैं? तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारा जो है पूरब से ज़्यादा कहाँ दिखते हैं? पश्चिम में। तो किस कारण से दिखते हैं? तो पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 68 का। तो 68 का हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण जो है पश्चिम में तारे ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो तारे पूरब से पश्चिम में, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, जिसके कारण ज़्यादा दिखते हैं। तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की पूर्व को घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है। तो ये था टोटल 68 प्रश्न। ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अब क्या है कि गोलाब 69 में क्या है कि गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। पहला है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। दूसरा है बी में है कि पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। सी में है पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। डी में है ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। और सवाल क्या है कि गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? सिद्ध ये होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है।
ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है क्योंकि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है क्योंकि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है क्योंकि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। उसके बाद सवाल आता है 70 का। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूरब से पश्चिम की ओर कि पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर कि दक्षिण से पूरब की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। किसके ओर? पश्चिम से पूरब की ओर। 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर उगती है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सूर्य उगती है किधर से? पूरब से, और पृथ्वी घूर्णन करती है किधर से? पश्चिम से। तो सूर्य का उल्टा हो जाएगा पश्चिम। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। और सूरज कैसे मतलब उदय होती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूरब से उदय होती है और पश्चिम में अस्त होती है। ठीक है, चलते हैं अब 71 का। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बताइए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा होगा 71 का? तो 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पांचवा। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान पांचवा है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान पांचवा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, या मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, या शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, या बुध एवं शुक्र के मध्य। ठीक है, 73 का जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो 73 का हो जाएगा ए। पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल के पृथ्वी किसके मध्य स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के बीच होता है ना, कि ग्रहों की संख्या जब होता है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी आ गया, फिर मंगल। ठीक है, इसलिए होता है पृथ्वी स्थित है किस ग्रह के बीच? तो शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच पृथ्वी स्थित है। शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच पृथ्वी स्थित है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह जो स्थित है आपको शुक्र एवं मंगल ग्रह के बाद। ठीक, उसके बाद चलते हैं 74। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है? 4 जुलाई को होती है कि उसके बाद जो है 21 मार्च को, कि 23 सितंबर को, कि 3 जनवरी को? सवाल नंबर 74 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। ठीक है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। सवाल नंबर 75। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 4 जुलाई। 75 का आपका हो जाएगा सवाल नंबर 75 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 4 जुलाई को। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम हो जाती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूरी हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूरी होती है कब? 4 जुलाई को। और नज़दीक कब होती है? तो 3 जनवरी को। नज़दीक होता है 3 जनवरी को और दूरी होता है 4 जुलाई को। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को।
किस दिन पृथ्वी सूर्य से सब निकटतम होती है? तो 3 जनवरी को। अब चलते हैं सवाल नंबर 76। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, 365.50 दिन में, डी में है 365.75 दिन में। यानी पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? ठीक है, कितने दिनों में पूरा करती है? तो सवाल नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। यानी कि 365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 पढ़िए दिन। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है 365.25 दिन में। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है 365.25 दिन में। ठीक है, अब चलते हैं कि 77 सवाल में। 77 सवाल में है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी या चंद्रमा या मंगल? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, चंद्रमा है। ठीक है, दिन और रात होने के कारण क्या है? दिन व रात होने के कारण क्या है? दिन व रात होने के कारण क्या है? दिन व रात होने के कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, पृथ्वी का सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, दिन और रात होने के कारण एक ही मात्र होता है जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना ही दिन और रात का कारण बनता है। पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमते हैं उसी समय से जो है दिन और रात होने की होती है। ठीक है, दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ठीक है, 79 यानी कि 79, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। क्या है? सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 79 का हो गया, यानी 79 का हो जाएगा। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए में है 4.2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में है 42 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में है 4.2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 42 वर्ष। देखिए, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। कितना? 4.2 वर्ष में। ठीक है, तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 100, ऑप्शन नंबर में 1 है 107.7 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद बी में है 142.7 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद है 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो आप बताइए कि जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? कौन सी ऑप्शन सही होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि लगभग जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 81। सवाल नंबर 81 में है आपको
अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? क्या है कि सवाल नंबर जो है आपका, सवाल नंबर आपका हो जाता है 81 में जो है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, आपका जो है 81 का जो है सवाल हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर। किस पर होती है? पृथ्वी दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ? ध्रुवों पर कि भूमध्य रेखा पर? तो आपको जो है ना भूमध्य रेखा पर याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। अब 83 नंबर में चलते हैं, क्या है? इक्विनोक्स। इक्विनोक्स का तात्पर्य जो है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष एक सबसे छोटे दिन सबसे छोटे रात होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 83 का? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, इक्विनोक्स। इक्विनोक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो इक्विनोक्स का तात्पर्य है कि वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ठीक है, आप चलते हैं सवाल नंबर 84 का, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को कि 22 सितंबर को? 84 को हो जाएगा डी, 22 दिसंबर को। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, सवाल नंबर आ जाता है 85 का, यानी 85 का, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री। 85 का हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, 66.5 डिग्री। भू अक्ष तल पर भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 85 प्रश्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2 या 8? तो पृथ्वी के जो है उपग्रहों की संख्या जो है कितनी होती है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। ठीक है, कितना होती है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। 86 को हो जाएगा 1। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? 1। 87 को हो गया, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। 87 का हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, 87 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे। ठीक है, 88 को हो जाएगा 87 को हो जाएगा आपका डी। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। 88 में चलते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। ठीक है,
88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह हो गया शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह हो गया शुक्र। 89 का दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन सा है? 89 का हो जाएगा आपका सी। 89 को हो जाएगा सी। 89 को हो जाएगा सी, पृथ्वी। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। 90 को हो जाएगा पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? कक्ष तल पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो आपका हो गया 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो आपका जो है 90 का हो जाएगा, आपका 90 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने परिभ्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का। आप चलते हैं 91। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? वर्ष भर 21 मार्च, 27 सितंबर, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। तो आपका जो है 91 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 91 का डी। 91 का हो जाएगा डी, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। उसके बाद चलते हैं कि निम्नलिखित में से 92 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक, ठीक है। तो आपका 92 का जो हो जाएगा 92 का जो हो जाएगा आपका 92 का हो जाएगा सी। 92 का हो जाएगा सी, सूर्य। कौन सा तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। 93 को हो गया, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पानिनी, कोपरनिकस। आपको जो है 93 का जो है 93 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। अब आते हैं 94 का। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर? तो भूमध्य रेखा पर होना चाहिए। 94 का हो जाएगा आपका जो है 94 का हो जाएगा बी, ठीक है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। 95 में, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायु से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाता है तो? अब क्या है यहाँ पर जो है पृथ्वी, अब चलते हैं कि यदि पृथ्वी कितना है आपका 95 में, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला, लाल, सफ़ेद, काला। कैसे होगा जल्दी से बताइए। तो आपको जो है 95 का हो जाएगा आपका डी, काला, ठीक है। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग हो जाएगा काला, ठीक है। अब 96, पृथ्वी की परिधि है लगभग
पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है? 40,232 किलोमीटर, 20,032 किलोमीटर, 30,052 किलोमीटर, 40,032 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40,032 किलोमीटर। ठीक है, 40,032 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है, लगभग 40,032 किलोमीटर। अब 97 को चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा और जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा, जो कि IAS 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना करंट जो है आपको जो है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो आपका जो है 97 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ठीक है, 98 किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर को? तो जल्दी से आप लोग बताइए किसका होता है। तो आपको जो है 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 22 दिसंबर को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। 99 का है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो 99 का होता है बी, यानी कि 6 माह। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह, 6 माह दिन, 6 माह रात। 99 का हो गया ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। 99 का हो गया ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। अब सवाल नंबर 100 का है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध। 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन में से 100 का जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जो पृथ्वी है, जो हम लोग रहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी का। उसके बाद किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है? 101 का है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या इरेटोस्थनीज? कौन सा किया है? कौन सा किया है जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 101 का जो हो जाएगा 101 का हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी, 101 का ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज। ठीक है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापा। कौन? इरेटोस्थनीज। सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 102। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो 102 का जो है आंसर हो जाएगा आपका बी, 102 का आंसर हो जाएगा बी।
43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास से उसके विषुवत व्यास से कितना किलोमीटर कम है? तो 43 किलोमीटर है। अब चलते हैं सवाल नंबर आपका 103। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 103 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है। 104 का पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण या कक्षा या घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। घूर्णन किसे कहते हैं? अपने पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। ठीक है। अब 105 का सवाल है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूरब की ओर। अब सवाल नंबर आता है 106 का, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनात से या दक्षिण अयनात से या अपसौर से या उपसौर से। तो 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसौर से। ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर के दौरान। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर के दौरान। तो आशा करते हैं कि 106 प्रश्न का उत्तर हम आपको 106 मिनट में दे दिए हैं। ठीक है, तो यह 1.5 घंटा का वीडियो बन गया है, यानी कि 106 मिनट। तो 106 प्रश्नों का जो है 1.5 घंटा में सिर्फ सुनने से याद हो जाएगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट वीडियो होगी उसका जो है 107 से होगी। दूसरा जो है आपका जो है यूनिट में चला जाएगा, दूसरा वीडियो में चला जाएगा। 107 से शुरुआत होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको 220 प्रश्न है और 200 सौरमंडल में टोटल 220 प्रश्नों का जो है हम उत्तर लेकर के आए थे। लेकिन इस वीडियो में 106 तक का ही आपको जो है बताया गया है। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा 107 से। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि जो है ये आपको जो है विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को उत्तर लाए हैं। जैसे देख सकते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, आईएएस, एसएससी सब में पूछा हुआ प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।